बजट के बाद टैक्स को लेकर कई सवाल अनसुलझे रह गए हैं। कंपनियों और आम लोगों से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिन पर सफाई की जरूरत है। सीएनबीसी आवाज के इस खास शो में टैक्स एक्सपर्ट सरकार से पूछेंगे सीधे सवाल, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी शशिकांत दास साहब। मिस्टर दास, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूं मैं इस बात को लेकर कि सर्विस टैक्स जो बढ़ाया गया है उसको लेकर लोगों में बड़ी घबराहट की कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे जो आपने सर्विस टैक्स बढ़ाया है? सर्विस टैक्स जो 12.36% था उसको अभी 14% किया। उसका एक कारण ये है कि जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो स्टेट और सेंटर दोनों सर्विस टैक्स वो जीएसटी लगाएंगे ऑन सर्विसेज एंड गुड्स। तो फिर वो इट्स अ मूवमेंट टुवर्ड्स जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जब लागू हो जाएगा तो ओवरनाइट तो वो उसमें जीएसटी रेट नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि एडिशनल बर्डन बहुत हो जाएगा। लेकिन जीएसटी के बाद जीएसटी का जो भी रेट होगा 20%, 22% जो भी जीएसटी का रेट होगा, सर्विस टैक्स का रेट वही बन जाएगा, एक्साइज का रेट भी वही बन जाएगा। तो एक ओवरनाइट मतलब आप 12.36 से उसको 18% या 20% ऐसे नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि जीएसटी में ये जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा इट्स ए मूवमेंट टुवर्ड्स जीएसटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जीएसटी में आपको हर एक स्टेज में जो है इनपुट क्रेडिट मिलेगा, तो एक्चुअल बर्डन जो है वो देयर विल बी नो टैक्स ऑन टैक्स, इसीलिए जो एक्चुअल बर्डन आएगा वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, एक मैंने कई सारे न्यूज़पेपर में और कई सारे चैनल में, शायद आपके चैनल में भी काफी मतलब लोग कह रहे हैं कि अब होटल में जब खाना खाने जा रहे हैं तो उसका प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगा। अब देखिए, होटल का एक उदाहरण, रेस्टोरेंट्स का मैं एक उदाहरण देता हूं। एक तो है जो सर्विस प्रोवाइडर है 10 लाख तक जिसका टैक्सेबल मतलब टर्नओवर है वो तो एग्जेम्प्टेड है, वो थ्रेशोल्ड लेवल है, दे आर एग्जेम्प्टेड। आप होटल में अभी भी जब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, उसमें एक 60% का अबेटमेंट है। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और 100 रुपए का बिल बन जाता है तो 60 जो रुपया है वो अबेटमेंट में कट जाएगा, बाकी जो 40 रुपया है उसके ऊपर सर्विस टैक्स लागू होगा। तो जो 40 रुपए में सर्विस टैक्स लागू है, एक्चुअली अभी एज इट स्टैंड्स टुडे वो बर्डन 5% बनता है। आप अबेटमेंट के बाद जब कैलकुलेट करेंगे, ये जो 14% लगने के बाद टैक्स बर्डन 5% से बढ़कर 5.6% होगा। तो एडिशनल बर्डन मतलब जितना लग रहा है उतना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी है जिस पर एडिशनल बर्डन साफ तौर पर दिख रहा है, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, कई म्यूचुअल फंड मैनेजर से मेरी बात हुई, उन म्यूचुअल फंड्स के सीईओ हैं, एमडी से, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि हमारी पूरी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही 2000 करोड़ का है। अब आपने इन पर सर्विस टैक्स लगा दिया, 1000 करोड़, उस 2000 करोड़ में से सर्विस टैक्स में ही 1000 करोड़ चला जाएगा। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं, इसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। हेमंत, बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप दास साहब से? दास साहब, देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाते हैं। तो हम कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट की तरफ जाएं, इक्विटी मार्केट की तरफ जाएं या डेट मार्केट की तरफ जाएं। उसमें मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जहां पे हम देखते हैं अगर पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड में बहुत कम है, लेकिन ये जो सर्विस टैक्स लगाया गया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, एक तो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि वो पास ऑन नहीं कर सकते एंड कंज्यूमर को। दूसरा, उनकी जो कैपेबिलिटी है मार्केट को एक्सपेंड करने की, मुझे लगता है उस पर काफी असर पड़ेगा। तो इसका क्या रैशनल है कि इस समय पे जो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि उनके ऊपर इस समय पे सर्विस टैक्स लगाया जाए। जी देखिए, ये जो आप एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं जो था और जो अभी हमने हटाया है, ऑल एग्जेम्पशंस आर डिस्टॉर्शनरी। आप मार्केट में एक क्लास ऑफ बिजनेस को लेके उसको एग्जेम्पशंस देते हैं, लेकिन उसी टाइप का दूसरे जो क्लास ऑफ बिजनेस है या इंडस्ट्री है उसको एग्जेम्पशन नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस का ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस के ले लीजिए, वहां पे भी सर्विस टैक्स लागू है। सो वन क्लास ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में सर्विस टैक्स नहीं है, लेकिन दूसरे क्लास ऑफ जो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक सेक्टर है उसमें सर्विस टैक्स मतलब लागू है, एक में लागू नहीं है। ये मार्केट डिस्टॉर्शंस क्रिएट करता है और हम हमेशा ये बात करते हैं हिंदुस्तान में कि टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए
और सर्विसेज जो है, हमारा जो टोटल जीडीपी है देश का, 60% ऑफ आवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है। लेकिन हमारा जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन सर्विसेज सेक्टर से आता है वो टोटली डिस्प्रोपोर्शनेटली लो है, बहुत कम है। तो एक तरफ तो हमको मतलब सरकार को टैक्स जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स नेट वाइडन करेगा। दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप उसमें एक सब सेक्टर को एग्जम्पशन दे रहे हो लेकिन दूसरे सब सेक्टर को एग्जम्पशन नहीं देते हैं। दिस लीड्स टू लॉट ऑफ अननेसेसरी डिस्क्रेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इट वॉज कंसिडर्ड इट इज नेसेसरी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईच बिजनेस हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द न्यू टैक्स एनवायरनमेंट that we are trying to create। यानी कि आपके लिए अभी थोड़ा और मुश्किल भरा वक्त रहेगा हेमंत जी। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल, एनपीएस, जिस तरह की बात वित्त मंत्री ने कही बजट में कि 4,42,000 रुपए तक के टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं, उस पर हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पांड्या हैं हमारे साथ, तो वो एक सवाल पूछना चाहते हैं दास साहब आपसे। अर्नव जी पूछिए। मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने ऐसा बताया है बजट में कि ये एनपीएस के लिए जो एक 50,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो वो एक्चुअली एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्योंकि जिस प्रकार से टैक्स लॉज में अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये सब सेक्शन के ऊपर एक सेक्शन 80CCE है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, तो उससे तो बेनिफिट 1.5 लाख तक ही रहता है। तो आपका एक्चुअल प्लानिंग क्या है और क्या ये एडिशनल बेनिफिट है या नहीं? तो क्या दूसरा सेक्शन भी आप बदल देंगे आगे जाते हुए? ये बिल्कुल एडिशनल बेनिफिट है। अभी इस बजट से पहले सिचुएशन क्या था, 80C में जो 1.5 लाख तक 80C में प्रोविजन था जिसमें छूट मिलती थी, उसमें अप टू 1 लाख आप एनपीएस में लगा सकते थे एंड यू कुड गेट द डिडक्शन उसमें मिलता था। तो वो जो डिडक्शन है, हमने 1 लाख का जो सीलिंग था एनपीएस के लिए उसको हमने हटा दिया। 80C का जो लिमिट है 1.5 लाख तक, अभी एनपीएस में भी आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको फुल जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। उस 1.5 लाख के ऊपर ओवर एंड अबव वो जो 1.5 लाख से जो एक्स्ट्रा 50,000 की गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है बजट में, उसमें 80CCD एग्जम्पशन, जो 80CCD जो डिडक्शन है वो बिल्कुल मिलेगा एनपीएस स्कीम के लिए। तो ये बिल्कुल एडिशनलिटी ही है। दास साहब, अगर आप जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 80CCE का अमेंडमेंट चाहिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग में तो ये अमेंडमेंट जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर हम उसको दोबारा देखेंगे, अगर कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हमको मतलब लगेगा ऐसा कि फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम क्लैरिफिकेशन दे देंगे। ये जो 50,000 वो एडिशनलिटी ही है। अर्नव, आप सेटिस्फाइड हैं जो बता रहे हैं दास साहब, ये क्लैरिटी आ गई है, राइट? जी, क्लैरिटी आ गई। लेकिन एक क्लैरिटी एफआईएस को हर साल परेशान करती है दास साहब, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आपने एक अच्छा काम किया कि गार को 2 साल के लिए टाला है और साथ ही अब अप्रैल 2017 के बाद वाले मामलों पर ही आप लगाएंगे, लेकिन अब भी काफी एफआईएस की चिंताएं हैं और ऐसे ही हमारे एक इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हैं टीपी ओसवाल साहब, जो इन सारे एफआईएस की चिंताओं को आपके सामने रख रहे हैं। ओसवाल साहब, पूछिए अपना सवाल। गार आप लोगों ने 2 साल के लिए डिफर किया है, क्यों ये परपेचुअली डिफर नहीं हो सकता था? इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये सवाल कि रीजन आपने जो मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस बिल में कहा है कि क्योंकि बेप्स प्रोजेक्ट 2017 तक फाइनल हो जाएगा ओईसीडी का, उस समय जो विचार बनेगा उसके हिसाब से हम गार इंप्लीमेंट करेंगे 2017 के बाद। बट एक धारणा बन रही है वर्ल्ड में, G20 के इनिशिएटिव के कारण एक एंटी अवॉइडेंस रूल्स भी बन रहा है, तो वो जब रूल्स इंप्लीमेंट होंगे तो 2 एंटी अवॉइडेंस रूल होने की क्या जरूरत है देश में? बिल्कुल दास साहब, अगर आप पूरा सवाल ना सुन पाए हो ओसवाल साहब का, तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप सारे देश G20 के मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश में एंटी अवॉइडेंस रूल्स को, तो फिर गार को अप्रैल 2017 तक ही टालने की क्या जरूरत थी? परमानेंट ही खत्म कर देते? नहीं, बिल्कुल ऐसे बात नहीं है। जो जनरल जो एंटी अवॉइडेंस रूल्स है वो सारे कंट्री में अभी लागू है और बेप्स प्रोजेक्ट जिसके बाद आपने बात किया, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो बेप्स प्रोजेक्ट है उसमें भी गार के जो सारे की एलिमेंट्स है उसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। देखिए, बेप्स प्रोजेक्ट के बाद हर एक कंट्री को अपना पार्लियामेंट, उसका जो लेजिस्लेचर है उनको खुद का लॉ पार्लियामेंट में इनेक्ट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में भी हमको हमारा पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी है, हमारे लिए गार है।
और गार को हमने इसीलिए अमेंड 2 साल के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया क्योंकि अभी देश में एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बन गया है और वो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है उसका वो मोमेंटम बिल्कुल जारी रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो गार का डॉक्यूमेंट है हमने पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, उसके ऊपर काफी बहुत सारे सजेशंस भी हमारे पास आए हैं और उसमें कई सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं जिसको कि हम सोच रहे हैं कि उसका मतलब रिजॉल्विंग उसको डील करना जरूरी है, इसीलिए हमने 2 साल के लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है हमने डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। और बेप्स में और अपने गार में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि हर एक देश आज के तारीख में भी OECD कंट्रीज में हो या डेवलप्ड कंट्रीज में हो वो अपने अपने गार तो एंटी अवॉइडेंस रूल्स ऑलरेडी लागू है। तो जब बेप्स आएगा, बेप्स का जो वर्किंग ग्रुप है उसमें हम लोग भी, इंडिया इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, हमारे ऑफिशियल्स भी वो जो बेप्स का जो वर्किंग ग्रुप है बेप्स के बारे में OECD का, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। तो उसमें क्या हो रहा है उसका जानकारी बिल्कुल हमें है, हमारे पास है। तो इसीलिए ऐसा एक माहौल नहीं बनेगा जिसमें कि आप आशंका कर रहे हैं कि बेप्स का जो की एलिमेंट्स और हमारा गार का जो की एलिमेंट्स उसमें कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा होने का कोई स्कोप नहीं है। दास साहब, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में ब्लैक मनी पर काफी जिक्र किया, उस पर भी एक सवाल लूंगा, लेकिन पहले टैक्स की बात चल रही तो एक सवाल टैक्स से जुड़ा और लेना चाहता हूं और वो है कॉर्पोरेट टैक्स का। अगले 4 साल में 5% टैक्स में कमी करने का इरादा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो आम टैक्स पेयर है, इंडिविजुअल है, उनका तो आपने टैक्स में कहीं कोई बेनिफिट किया नहीं, उल्टा कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कंपनियों को जो फायदा मिल रहा है वो भी इस साल तो नहीं मिल रहा है। क्या अगले साल आप कितना टैक्स कम करेंगे? क्या कोई रोड मैप है? ये 5% जो कम करने वाले हैं किस तरह से होगा? 2-2, 1%, 1.5, 2%, किस तरह से कम करने वाले हैं आप? इसी आप देखिए, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात वित्त मंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा है 30% को 25% करेंगे। इसका 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपके माध्यम आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहले तो यह है कि पर्सनल इनकम टैक्स जो हमारा है 10%, 3 स्लैब्स में है, 10% है, 20% है और 30%। आपका कितना इनकम है, टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर ये स्लैब्स डिटरमिन होते हैं। तो हमारा जो रेट है, हाईएस्ट जो स्लैब है 30% है, वो इंटरनेशनली अब अगर देखेंगे पर्सनल इनकम टैक्स वो बिल्कुल कंपेरेबल है, वो कोई ज्यादा नहीं है। और वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में ये भी कहा है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को जितने एग्जेम्पशंस और जितने डिडक्शंस मिलते हैं वो सारे कायम, वो सारे इंटैक्ट रहेंगे, उसमें किसी तरह का किसी तरह का बदलाव नहीं लाएंगे, उसको विथड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो छूट देते हैं, वो उनको जो एडिशनल डिडक्शन देते हैं, दैट लीड्स टू सेविंग्स, वो सेविंग्स बढ़ाती है और उसमें से इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इसीलिए पर्सनल इनकम टैक्स की जो बात कर रहे हैं 2 पॉइंट्स, एक तो रेट्स आर कंपेरेबल इंटरनेशनली, दूसरी पॉइंट है वो उसमें जितने एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है वो बिल्कुल कायम रहेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स की जब आप बात कर रहे हैं, हमारे जो आज एशियन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे, बाकी कंट्रीज देखेंगे जो लीडिंग इकोनॉमीज है हमारे एशिया में, जैसे कि चाइना हो या थाईलैंड हो या मलेशिया हो या कोरिया हो, वहां पे सारे जगह जो टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% या उससे कम है। अगर हिंदुस्तान का कोई बड़ा सा इन्वेस्टर, कोई जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई बड़ा इन्वेस्टर हो या कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो आज उसके पास एक चॉइस है, वो कहां जाएगा? जहां पे एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कॉम्पिटिटिव हो। और कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है? एक है रेगुलेटरी एस्पेक्ट, दूसरा है टैक्स रेजिम। रेगुलेटरी एस्पेक्ट में अभी गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हैसल फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और वो स्टेप्स बिल्कुल फर्दर स्टेप्स भी लिया जाएगा। टैक्स एनवायरनमेंट में हम 30% जो है हिंदुस्तान में वो हाई है, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ओवरनाइट एक साल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वित्त मंत्री जी ने ये अनाउंस किया है कि अगले 4 साल में, मतलब 2016-17 फाइनेंशियल ईयर से 4 साल में उसको इन ए फेज्ड मैनर उसको कम कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ एग्जेम्पशंस भी हटाएंगे। जब एग्जेम्पशंस हट जाएगा
वो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जितने टैक्स डिस्प्यूट्स है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स जो है वो ये एग्जेम्पशंस को लेकर आती है, वो सारे टैक्स डिस्प्यूट्स मतलब आने का जो स्कोप है वो बंद हो जाएगा। तो आप ओवरऑल अगर देखेंगे ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मेजर है। इसमें कंपनीज के पास, अब कंपनी के कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े मतलब ये बेनिफिट फायदा दे दिया। अब कंपनी इज ए लीगल पर्सन, जो पैसा कंपनी का टैक्स रेट जब कम हो जाएगा, जो पैसा बच जाएगा वो पैसा कंपनी में ही रहेगा, और कंपनी इज ए लीगल पर्सन, और कंपनी के पास अगर पैसा रहेगा तो कंपनी नए इन्वेस्टमेंट में उनको एक मतलब वो जो सरप्लस पैसा रहेगा उनके पास, इट विल हेल्प देम टू। दास साहब ये आपकी सरकार की और एक आधे मिनट मैं आधे मिनट में कंप्लीट कर दूंगा मेरा पॉइंट। और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से एडिशनल जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अगर कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है तो वो पैसा जो है वो बैंक में रहेगा और बैंक का लेंडेबल रिसोर्सेज बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मतलब कंपनीज वो जो प्रोमोटर्स है वो खुद ज्यादा डिविडेंड अनाउंस कर देंगे अपने आप को, या फिर वो ज्यादा सैलरी ले लेंगे। वो ज्यादा सैलरी लेंगे, बोनस लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और वो जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे एक्स्ट्रा तो उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग जाएगा। तो मैं जो ये कहना चाहता हूं कि ये जो मेजर है ये इन्वेस्टमेंट को और जॉब क्रिएशन को एक बड़ा पुश देने के लिए ये लिया गया है। बिल्कुल सर, यहाँ पर दो गुजारिश है आपसे। 5% आपने कम किया, बहुत अच्छी बात है, वेलकम मूव है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में जनरली जो टैक्स रेट्स हैं वो 18 से 25% है, तो और आगे कम करने की सोचे। और दूसरी बात, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पिछली तिमाही में अगर आप देखें तो सबसे खराब रिजल्ट रहे, कंपनियों की परफॉर्मेंस खराब आई है। और अगर कंपनियों को अब ये लगे कि इस साल प्रॉफिट कम दिखाया जाए, टैक्स कम दिया जाए, क्योंकि अगले साल टैक्स रेट कम होने वाली है, तो उस पर भी आपकी पैनी नजर है ताकि मार्केट इससे निराश न हो। ये एक गुजारिश जरूर है। कुछ और मुद्दे हैं जिन पर आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, आपकी राय और सफाई लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है और हमारे साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं शक्तिकांता दास साहब, और जो दे रहे हैं इन सारे सवालों के जवाब। बजट में जो कुछ भी टैक्स प्रोविजंस आए उन पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुद्दा ऐसा रहा है दास साहब की ब्लैक मनी को लेकर सरकार काफी स्ट्रांग एक्शन लेने के मूड में है। नए कानून बनाने की बात कही जा रही है, बड़ी कड़ी सजाएं और अच्छी खासी पेनल्टी, 300% की 10 साल की सजा, ये सब आपने कहा है। और इसी पर हमारे एक एक्सपर्ट हैं दिल्ली से, टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह साहब, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। लोगों को क्यूरियोसिटी भी है और ये भी जानना चाहते हैं कि ब्लैक मनी पर सरकार का क्या इरादा है। अमिताभ जी पूछिए अपना सवाल सीधे दास साहब से। मेरा सवाल ब्लैक मनी को लेके ये है कि सारा ध्यान हमारा विदेशों में रखा ब्लैक मनी पर है। इस देश के ब्लैक मनी का क्या है जो रोज उसकी उत्पत्ति हो रही है? क्या हमारा आज का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन का, इन्फोर्समेंट का, इंटेलिजेंस का, क्या वो इस काबिल है कि उस रोजमर्रा की ब्लैक मनी जनरेशन को रोक सके, उस पर अंकुश डाल सके? तो दास साहब जानना ये चाहते हैं लोग कि आप विदेशों की ब्लैक मनी पर फोकस किए, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है उसको लेकर सरकार का क्या एक्शन प्लान है? जी देखिए, देश के अंदर जो ब्लैक मनी है उसके बारे में काफी सारे स्टेप्स हम ले चुके हैं। जो कानून है अभी देश के अंदर ब्लैक मनी के बारे में, देश के अंदर डोमेस्टिक ब्लैक मनी के बारे में वो जो कानून है वो बिल्कुल सही है। कानून में कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और वो इम्प्लीमेंटेशन हम बिल्कुल उसको कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में काफी स्टेप्स ले रहे हैं। इस बजट में भी कुछ सारे स्टेप्स वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, जैसे कि कोई भी आप बाइंग और सेलिंग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी भी चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो 1 लाख या उसके ऊपर हो तो पैन नंबर फर्निश करना पड़ेगा, वो एक अनाउंस किया हुआ है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं आप या कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20,000 कैश में आप दे सकते हैं एडवांस। उसके ऊपर अगर एडवांस देनी है तो आपको चेक में देना पड़ेगा। और इस टाइप के कई सारे हम जो स्टेप्स है वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, प्लस वो जो बेनामी प्रॉपर्टीज प्रोहिबिशन बिल, जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन बिल जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, इसी क्षेत्र में पार्लियामेंट का वो इंट्रोड्यूस करके इसी क्षेत्र में पास करने की कोशिश रहेगा अगर सरकार का। तो देश के अंदर जो ब्लैक मनी है
सेवरल वेरियस फ्रंट्स में हम एक्शन लेते जा रहे हैं। और इस साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो इस साल का अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ हमने जो है मतलब वो इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड सोर्स जनरेट करके हम उसके ऊपर जो रेड्स किए हैं। और प्रोसिक्यूशंस भी अगर आप देखेंगे इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशंस हम लोगों ने ब्लैक मनी, डोमेस्टिक ब्लैक मनी के बारे में हमने प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया हुआ है। कई सारे इंटेलिजेंट स्टेप्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग, उसके ऊपर भी काफी इंटेलिजेंटली डाटा गैदरिंग हो रहा है, पिछले 6 महीने से हो रहा है। अब उसके ऊपर एक एक करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं जी। सो फर्दर क्या क्या कर रहे हैं तो अभी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। फॉरेन ब्लैक मनी में इसीलिए नया कानून ला रहे हैं कि हमको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ लूपहोल्स है, और उसको प्लग करने के लिए ये जो फॉरेन ब्लैक मनी हेल्ड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में कुछ कमियां थे, कुछ लूपहोल्स थे, उसको प्लग करने के लिए हम ये जो नया कानून सरकार ला रही है। एक और सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अर्नब पांड्या हमारे साथ है। अर्नब, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब, आखिरी 1 मिनट बचा है, पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था कि आपने अनाउंस किया कि एम्प्लॉइज को एक चॉइस दिया जाएगा, ईपीएफ या एनपीएस। क्या ये सभी एम्प्लॉइज के लिए होगा या एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगा जिसके अबव या बिलो के एम्प्लॉइज के लिए ही वैलिड होगा? सॉरी, दोबारा बताइए। सवाल ये है कि जो आपने एक चॉइस दी है कि या तो आप ईपीएफ में पैसा लगाएं या एनपीएस में लगाएं, क्या ये सभी लोगों के लिए लागू होगा या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट है? नहीं, जो मतलब एलिजिबल है स्कीम में इन्वेस्ट के लिए वो सबके लिए लागू होगा। एक जाते जाते एक सवाल एफआईज के इन्वेस्टमेंट के लिए आज से लेना चाहता हूं। दास साहब, आपने मैट हटाया है एफआईज के इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर, अच्छी बात है, लेकिन डेट इन्वेस्टमेंट पर नहीं हटाया। इसका मतलब यही निकलता है क्योंकि आपने इक्विटी वर्ड डाल दिया है। क्यों आपने डेट इन्वेस्टमेंट पर नहीं हटाया? क्या उस पर सोच रहे हैं आप? नहीं, देखिए, डेट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रहा है, जो उसका एफआईआई के लिए हमने इसीलिए हटाया कि एफआईआई का जो पिछले बजट में हमने क्या कहा था कि जो एफआईआई का इनकम है वो बिजनेस इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, उसको कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे। अच्छा, जब कैपिटल गेन ट्रीट कर रहे हैं उसका जो टैक्स रेट है वो शायद 15% है, लेकिन हमारा जो मैट रेट है, एमएटी मैट रेट है, वो 18.5 प्लस उसके ऊपर जो है एडिशनल सरचार्ज वगैरह लग के वो अबाउट 19-20% के आसपास आ जाता है। तो आपका जो मैट है वो 10 साल के लिए उसका जो इट कैन रिमेन, और आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगर आपका जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो एफआईआई का तो जो नॉर्मल रेट है वो 18.5 से कम है, तो उनके केस में इट वाज नॉट वर्किंग आउट, इसीलिए एफआईआई के केस में हमने इसको करेक्ट कर दिया। बाकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसका तो बिटवीन इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज कोई, या बिटवीन कोई इंडिया का कोई डेट, अगर कोई लेंडिंग कर रहा है, डेट इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, या कोई फॉरेन कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेंड कर रहा है, पैरिटी रहना चाहिए बिटवीन इंडियंस एंड फॉरेनर्स। उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब आपका, हमारे लिए वक्त निकालकर सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सब एक्सपर्ट्स का, महानुभावों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया।